नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हम विश्व इतिहास के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व के अंदर जो मैंने लेक्चर दिए उसके अंदर मैंने आपको बताया किस प्रकार साम्राज्य उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद, इसके तहत आपको देखने को मिलता है कि इन लोगों ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अपना स्थायित्व जमा लिया और एक शक्तिशाली रूप में पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों के बीच में आपसी आपसी संघर्ष प्रारंभ होने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बिस्मार्क की नीति बताई थी। बिस्मार्क ने किस प्रकार से अभी तक फ्रांस को किसी गुट या गठबंधन बनाने से रोक रखा था, लेकिन दीर्घकालीन अवस्था में वो गठबंधन करता है। उसके साथ ही आपके जो जर्मन के नए शासक होते हैं केसर, उनकी नीतियाँ बिस्मार्क की जस्ट विपरीत होती है, जिसकी वजह से वो अपना एक अलग त्रिगुट के नाम से दल बनाते हैं और इस प्रकार आपका फ्रांस एक ट्रिपल अतांत के रूप में दल बनाता है, जो अपने सैन्य शक्ति और अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार के रूप में एक युद्ध का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, हम विश्व युद्ध के अंदर देखेंगे किस प्रकार साम्राज्यवादी ताकतें साम दाम दंड भेद इन चारों का इस्तेमाल करते हुए विजयी रहते हैं। जो मित्र राष्ट्र विजयी रहते हैं वो किस प्रकार हारे हुए राष्ट्रों के साथ संधियाँ करते हैं, उस संधियों का बीच के अंदर वो किस प्रकार से उसका मिसयूज करते हैं, गुप्त संधियाँ होती है। यानी साम्राज्यवाद, औद्योगिकरण ये तो थे ही, इसमें उग्र राष्ट्रवाद भी इसमें कारक था, लेकिन इसके साथ साथ आपसी देश जिसके साथ आपकी संधि है वो दूसरे देश पर विश्वास नहीं कर पाता था। जिस प्रकार आपको देखने को मिला, बिस्मार्क ने रसिया के साथ, रूस के साथ कौन सी संधि की थी? रूस के साथ भी संधि करता है और ऑस्ट्रिया के साथ भी संधि करता है। इस संधियों के माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर विश्वास नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि गुप्त रूप से क्या संधि हो रही किसी को कोई पता नहीं। बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम आएंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि अरब राष्ट्रों से भी इन्होंने संधि कर ली थी, इटली से भी इन्होंने संधि कर ली थी गुप्त रूप से, जिस संधियों की वजह से बाद में विवाद खड़ा होता है और जो द्वितीय विश्व युद्ध की बीज यानी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। ठीक है, अब हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताने से पहले अब मैं प्रथम विश्व युद्ध या किस बात का परिणाम था? उग्र राष्ट्रवाद का, साम्राज्यवाद का और सैन्यवाद का परिणाम था। उग्र राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद का परिणाम प्रथम विश्व युद्ध देखा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपसी विश्वास की कमी थी। राष्ट्र संधि कर लेते थे लेकिन इनको ये विश्वास नहीं था कि वो राष्ट्र हमारा वास्तविक मित्र है या शत्रु है, क्योंकि गुप्त संधियाँ इस काल में हमें देखने को मिलती है। ठीक, अब यहाँ कारणों के अंदर सबको पता है ये कारण। इन कारणों में फ्रैंकफर्ट, मैंने आपको कहा था कार्ल मार्क्स ने जब मैंने मार्क्सवाद पढ़ाया था तब मैंने कहा था कार्ल मार्क्स स्वयं कहता है कि आत्मलोपन की शक्ति, आत्मलोपन में वो बताता है, नहीं आत्मलोपन नहीं, वो हेगल के द्वंद्ववाद में कहता है किस प्रकार भौतिक कारक आपका उत्पादन की पद्धति पर अधिकार के बाद में जिस वर्ग संघर्ष के अंदर जो वर्ग उत्पादन के साधन पर अधिकार कर लेता है तो उसको ये डर लगा रहता है कि कल को ये उत्पादन के साधन मुझसे नहीं छिन जाए। इसी प्रकार जब जर्मनी को ऑल्सेस प्रांत
फ्रांस से प्राप्त हो गया, तब से जर्मनी को, और सेडान के युद्ध में जब उसको पराजित किया, तब से जर्मनी को इस बात का खतरा हमेशा लगा रहता था कि कि फ्रांस उस पर कभी आक्रमण नहीं कर दे और वापस अपने जो संसाधन संपन्न प्रांत थे जो उसने प्राप्त किए थे वो उससे छीन नहीं ले। इसका हमें देखने को मिलता है कि सेडान का युद्ध होता है 1870 के अंदर। उसके बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि के अंदर फ्रांस से लॉरेंस और अल्सास प्रांत ले लिए जाते हैं जर्मनी के द्वारा। अब जर्मनी इस संधि को, वो भी गुट बनने से फ्रांस के, यानी फ्रांस को अलग थलग रखने का प्रयास बिस्मार्क करता है, लेकिन आगे के शासक ये कार्य नहीं कर पाते। फ्रांस अपनी बदले की प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर फ्रैंकफर्ट संधि इसके अंदर मेन कारण शुरुआती दौर में देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद औद्योगिकरण, मैंने बोला बिस्मार्क ने आपके जर्मनी को एक संयुक्त प्रांत के रूप में रखने का प्रयास किया। साम्राज्यवादी नीति का उसने विरोध किया, लेकिन वहाँ पे उग्र राष्ट्रवाद और पूंजीवाद को बाजार चाहिए था। नए शासक ने ये सब चीज़ दी, विलियम केसर ने। तो इस वजह से उन लोगों ने क्या किया, औद्योगिकरण ने साम्राज्यवाद की नीति को बढ़ावा दिया। ठीक है, यानी राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद और पूंजीपति वर्ग ने आपके साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। ये भी युद्ध का कारण देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे दो गुटों के बीच सैन्य तैयारी। मैंने कहा दो गुट बन जाते हैं। एक ट्रिपल अलायंस जो आपका जर्मनी तैयार करता है 1882 में, जिसके अंदर आपका ट्रिपल अलायंस के अंदर आपका जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। एक दूसरा गुट जो त्रिगुट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर ट्रिपल अंतात कहते हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस अब सहयोग करता है, फ्रांस स्थापना करता है। फ्रांस 1904 के अंदर ब्रिटेन से संधि करता है। उसके बाद 1907 के अंदर रसिया से करता है। इन तीनों का मिश्रण होके रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, अब ये गुट तैयार हो जाता है। अब इन गुटों के अंदर आपसी प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती है। ये सब अपने सैन्य हथियारों के अंदर बढ़ोतरी कर रहे थे, सैनिकों की भर्ती कर रहे थे। ये आपसी प्रतिद्वंद्विता इनको सैन्य साम्राज्य की ओर ले जा रही है। उसके बाद समाचार पत्रों के अंदर आपके किंवदंतियाँ निकलती कि आज इस पे आक्रमण की आशंका है, इसने सेना लिया है, इसने इस प्रकार का यानी प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, जिसकी वजह से ये युद्ध नहीं होते हुए भी आवश्यक संभवी बन जाता है, क्योंकि इस प्रकार से आपका समाचार पत्रों के द्वारा प्रचार किया जाता है। आज इस गुट ने इतने चीज़ों पर अधिकार, इसने इस प्रकार के हथियार का आविष्कार, इस प्रकार के प्रोपेगेंडा और अविश्वास के कारण सैन्य गुटों का विस्तार बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति, मैं बता चुका। रूस की अखिल सलाहवादी नीति, मैंने कहा नस्लीय प्रथा आपको देखने को मिलती है, जिसमें रूस सलाहवाद को प्रमोट करता है। सलाव के अंतर्गत जो राष्ट्र सलाव के अंतर्गत सलाव समुदाय पे शासन कर रहे थे, उनको भड़काने का काम कौन करता है? आपका अखिल सलाववादी आंदोलन चलाता है रूस। तो इस वजह से आपका ऑस्ट्रिया, उसके खिलाफ वहाँ के सलाव जनजातियाँ वो एकत्रित होती है और वो विरोध करना, प्रदर्शन प्रारंभ करती है। ठीक है। उसके बाद साम्राज्यवादी नीति, मैंने बोला उग्र राष्ट्रवाद के साथ साथ आपको देखने को मिलता है पूंजीपति वर्ग, जिसको अत्यधिक लाभ हो रहा था, उसको एक बाजार चाहिए था और कच्चे माल की उत्पादकता चाहिए थी, इसलिए साम्राज्यवाद। कूटनीति का अभाव, अब कूटनीति का अभाव आपको यहाँ देखने को मिलता है। जब ये काल चल रहा है उससे कुछ 1900 के आसपास आपके यूरोप के अंदर भी आपसी प्रतिद्वंद्विता चलने लग जाती है। तो ये लोग अपने उपनिवेश से भटक कर उनमें अपने आप को तल्लीन कर लेते हैं। जैसे आपके
यूगोस्लाविया का विखंडन आपके चल रहा था। तो इस तरफ से उनका ध्यान भटकता है और कूटनीति यानी आपसी विश्वास, यानी कोई बातचीत करने वाला नहीं हो, सब अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर संलग्न होते हैं और किसी प्रकार की कोई विचार विमर्श कार्य नहीं चल रहा होता है। ठीक है। तात्कालिक कारण बताते हैं, ऑस्ट्रिया का राजकुमार फार्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया घूमने जाता है, सेजोवा घूमने जाता है। वहाँ पे ये बैठा होता है, जब ये बीच पे बैठा होता है, इसी दौरान इस पे किसी के गोली चला के इसकी हत्या कर दी जाती है। अब ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच के अंदर आपसी विश्वास की कमी थी। ऑस्ट्रिया बोलता है सर्बिया को कि ये आपने किया है, इसने बोला कि मैंने नहीं किया, लेकिन वो बात नहीं मानी जाती। उसके बाद विवाद स्तर पे पहुंचता है। वो उनको ये बोलते हैं कि सर्बिया को पर आरोप लगाया जाता है कि आपके काला हाथ नामक एक संगठन है, उस संगठन ने इस हत्या का अंजाम दिया है, आप या तो हमें उसका सबूत कीजिए। ये मना कर देता है। लास्ट के अंदर उसकी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे आपको देखिएगा ऑस्ट्रिया फर्डिनेंड, ठीक है, साराजोवा। अब उसके बाद में इसके जब युद्ध प्रारंभ होता है तो इसके बाद में इसका अंत भी निश्चित है। अब इसके प्रभाव से क्या होता है, जितने भी युद्ध के बाद में जो प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार राजनीतिक रूप से जो राजतंत्र होता है वो धराशायी होता है। रूस का रोमनाव वंश, जर्मनी का होहेन-जोलेम वंश और ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग वंश, ये तीनों के तीनों का पतन हो जाता है। किसके बाद में, आपके प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। ये राजवंश की समाप्ति थी इसके प्रभाव में। ठीक। आर्थिक मंदी का जो प्रारंभ हो जाता है 1929 से लेकर 30 तक वर्ल्ड के अंदर आर्थिक मंदी का दौर चलता है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी न्यू डील पॉलिसी लॉन्च करेंगे। ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, समाज और सांस्कृतिक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। पेरिस शांति सम्मेलन। अब इस युद्ध के बाद इसका घटनाक्रम मैं आपको बताऊंगा, क्या घटनाक्रम रहता है। देखो, कारण आपको मैंने बता दिया, अब घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको इसको डिनोट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक। तो बिस्मार्क गुट, पहले बिस्मार्क जो था उसने 3 राजतंत्रों का गुट बना रखा था। वही 3 राजतंत्र रोमानॉव, होहेन-जोलेम और हैब्सबर्ग, इन तीनों गुटों का संगठन बना रखा था बिस्मार्क ने 1872 में। फिर उसके बाद 1879 में ये ऑस्ट्रिया के साथ संधि करता है जर्मनी। उसके बाद 1882 में त्रिगुट, इसको धुरी राष्ट्र भी कहते हैं और केंद्रीय शक्ति भी कहते हैं। ठीक है। केंद्रीय शक्ति क्यों मिड के अंदर है तो इसलिए केंद्रीय शक्ति भी होगी और धुरी राष्ट्र इसको कहते हैं। ठीक है। अब इधर इसके विपरीत में फ्रांस भी अपना गुट तैयार करता है, उसमें ब्रिटेन और जापान को भी 1902 में, उसके बाद में 1904 में ब्रिटेन और फिर रूस के साथ ये त्रिगुट ट्रिपल आतांत, इसको ट्रिपल आतांत कहते हैं। अब इन दोनों गुट के बीच में संघर्ष जारी होता है, जिसका मैंने अपने पृष्ठभूमि में बता दी, सैन्य तैयारी 2 गुटों के बीच में। ठीक है। उसके बाद घटनाक्रम क्या होता है, इससे पहले जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो घटनाक्रम जो मैं आपको उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में बता चुका हूँ, वही घटनाक्रम आपको इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है प्रथम विश्व युद्ध की। ठीक है। 1884 के अंदर 1884-85 में आपका बर्लिन कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसके अंदर बर्लिन एक्ट के तहत अफ्रीका का बंटवारा किया जाता है। ठीक है। अब बंटवारा यूरोपीय शक्तियों के मध्य होता है। अब आप इसमें देखेंगे अफ्रीका बर्लिन सम्मिलित, लेकिन जब बंटवारा हो जाता है तो इनके आपसी संघर्ष चालू हो जाते हैं, क्योंकि किसी क्षेत्र पर कोई दूसरा राष्ट्र अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है। ये आपको घटनाक्रम देखने को मिलेगा 1899 से 1902 में बोयर युद्ध। मैंने बताया था बोयर एक डच कृषक लोगों की बस्ती थी, जो सबसे पहले कहाँ पे रहती है, केप टाउन में। फिर वहाँ पे अंग्रेज पहुँचते हैं।
अंग्रेज उसमें जब ये हॉलैंड द्वारा उनको दे दिया जाता है ब्रिटेन को जब ये मिल जाता है तो वहाँ देखते हैं डच कशक बस्तियाँ होती है। ये वहाँ पे क्या करते हैं, आपके दासप्रथा का अंत करते हैं। दासप्रथा का अंत करने के बाद ये वहाँ से विस्थापित होकर कहाँ चले जाते हैं, नेटाल में अंग्रेज फिर वापस वहाँ जाते हैं। वहाँ इन लोगों का फिर विरोध होता है, फिर इनको निकाल के कहाँ पे चले जाते हैं, ये 2 स्टेट बोअर, जिसका नाम आपको देखने को मिलता है ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट, यहाँ पे ये लोग चले जाते हैं। वहाँ पे फिर उसके बाद उनके साथ युद्ध होता है, युद्ध में उनका नेता होता है, फिर आपसी संघर्ष होता है। संघर्ष के बाद में विजयी कौन होते हैं, अंग्रेज होते हैं। विनकिंग की संधि के तहत फिर अंग्रेज इसका क्या करते हैं, इसको दक्षिणी अफ्रीका संघ के अंदर ही दे दिया जाता है। ये बोअर युद्ध, जिसकी वजह से जर्मनी और ब्रिटेन के बीच तनाव स्थापित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 1894-95 के अंदर चीन पे किसका, जापान का युद्ध होता है। जापान इसमें विजयी रहता है। उसके बाद में आप देखते हैं 1894-95 में एक घटना और होती है, जापान का चीन पर आक्रमण होता है। दूसरी तरफ फिलीपींस द्वीप समूह पर अधिकार के लिए स्पेन और यूएस के बीच में भी संघर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद 1904-05 में रूस पे जापान का आक्रमण, जिसमें रूस के कई प्रदेश जापान विजित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फासोदा कांड कुछ ही नहीं, मैंने आपको बताया था 1898 में सूडान का जो शासक होता है वो इनको पसंद नहीं करता, विदेशी आक्रमणकारियों को। उसके बाद वहाँ का शासक मेहंदी, वो इससे युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद अंग्रेज विजयी हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला फसोदा कांड। 1905 और 11 का मोरक्को संकट मैंने बताया था। वहाँ का शासक वो अपनी फिजूल खर्ची की वजह से आर्थिक मंदी, वहाँ पे अर्थव्यवस्था डैमेज हो जाती है। उसके बाद जो वहाँ के लुटेरे होते हैं वो फ्रांस पे आक्रमण करते हैं। 1901 में दोनों के बीच में संधि होती है। उसके बाद में आप देखेंगे कि वो संधि स्थापित हो जाती है, ये मोरक्को संकट। उसके बाद मोरक्को संकट फिर जर्मनी का शासक आता है। जर्मनी का शासक 1905 के अंदर टेंजियार में अपनी घोषणा करता है कि फ्रांस का किसी भी प्रकार से हम मोरक्को के जो मोरक्को का शासक है उसको इस प्रकार की व्यवस्था करनी है कि मोरक्को के अंदर आप विदेशी व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दें, कोई भी कंपनी यहाँ पे आके खुले व्यापार की नीति के तहत व्यापार कर सके, ठीक है। लेकिन इसके लिए वो एक अधिवेशन भी लेके आता है, अल्जीसिरास सम्मेलन बुलाता है 1906 में, लेकिन वो असफल रहता है। उसके बाद इसको जर्मनी का जो शासक होता है वो क्या करता है, पैंथर इनके युद्धपोत का नाम था, उसको अगदिया बंदगा 1911 में अगदिया बंदरगाह में अपने पैंथर युद्धपोत को ले आता है बंदरगाह पे। तो इसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस मिलके इसका विरोध प्रारंभ कर देते हैं, ठीक। 1912 में बाल्कन संकट क्या है, सर्बिया, बुल्गारिया, यूनान और मॉन्टेनेग्रो, इनको सपोर्ट होता है किसका, रूस का। और इनका युद्ध होता है बाल्कन स्टेट के रूप में टर्की से। तुर्की इसमें पराजित हो जाता है। उसके बाद जो क्षेत्र प्राप्त होते हैं वो ये लोग आपस में बांट देते हैं। लेकिन सर्बिया किसको चाहता था, सर्बिया आपका अल्बानिया को चाहता था, जो बुल्गारिया ने उसको देने से मना कर दिया। उसके बाद फिर द्वितीय बाल्कन युद्ध होता है, जिसके अंदर आपके बुल्गारिया वर्सेस सर्बिया, यूनान, मॉन्टेनेग्रो, एक देश और जुड़ जाता है रोमानिया, और तुर्की भी इनके साथ आ जाता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। आपसी अविश्वास और आपसी संकट ये आपको तैयार करेगी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, ठीक है। ये घटनाक्रम है, द्वितीय बाल्कन युद्ध, यूनान, मॉन्टेनेग्रो, ठीक है। उसके बाद बुल्गारिया के वर्सेस होता है। 1908 और 1909 में बोस्निया संकट आता है। बोस्निया संकट में क्या है, ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया हर्ज़गोविना का अपने अंदर विलय कर लेते हैं। अब विलय कर लेते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन सर्बिया को ये बात अच्छी नहीं लगती। सर्बिया को सपोर्ट था रूस का। सर्बिया आक्रमण युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इधर
जब रूस इसके अंदर एंट्री करता है सर्बिया के पक्ष में, तो ऑस्ट्रिया के पक्ष में कौन आ जाएगा? जर्मनी आ जाएगा। जर्मनी को आने की वजह से रूस इस युद्ध से बाहर निकल जाता है। इधर फ्रांस और ब्रिटेन रूस को तटस्थ रहने की नीति कहते हैं। तो इस वजह से ये जो बाल्कन संकट, बोस्निया संकट था, ये युद्ध की परिणति से बच जाता है। ठीक है। उसके बाद तात्कालिक कारक, मैंने बोला ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड घूमने के लिए गया था, सैरोजिवा में उसकी हत्या, काले हाथ संगठन था सर्बिया का, जिसका व्यक्ति का नाम है जिसने गोली मारी थी, गैब्रिलो पिंसेप। ये डिसाइड नहीं हुआ है, ये केवल एक इन्होंने अपना अनुमान के आधार पर बोला गैब्रिलो पिंसेप ने इन पे क्या मारी है? गोली मारी है, लेकिन ये बात सिद्ध नहीं हुई। फिर इन्होंने जांच आयोग बैठाया डॉक्टर विजनर के रूप में। डॉक्टर विजनर इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने जांच की। जांच करने के बाद इन्होंने इसको डॉक्टर विजनर ने सर्बिया का हाथ मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब युद्ध की पराकाष्ठा चालू है। ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर देता है। ये घटना होती है 28 जून को, और 28 जुलाई को वो घोषणा कर देता है। ब्रिटेन के जो मंत्री होते हैं सर एडवर्ड ग्रे, इन्होंने बहुत प्रयास किया था इस युद्ध को रोकने के लिए, जर्मनी और ब्रिटेन ने, लेकिन ये युद्ध नहीं रुक पाता। और यहाँ पे रूस का जो मंत्री होता है साजानोवा, विदेश मंत्री, और ये ब्रिटेन के विदेश मंत्री साजानोवा विदेश मंत्री ने किसका साथ देने के लिए तैयार हो गया? सर्बिया का। ठीक है। इस प्रकार युद्ध का प्रारंभ होता है। युद्ध के प्रारंभ में आपको घटनाक्रम में शॉर्ट नोट्स में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में कौन कब शामिल हुआ था ये मैंने एक जगह करवाने का प्रयास किया है। ठीक है। शुरुआत होती है जुलाई 1914 में। ठीक है। 1914 की मैंने डेट लिखी है। इसमें 28 जुलाई को किसके द्वारा आपका आक्रमण चालू होता है? आपका आक्रमण चालू होता है ऑस्ट्रिया आक्रमण कर देता है किस पे? सर्बिया पे, 28 जुलाई को। ठीक है। उसके बाद 1 अगस्त पे जर्मनी रूस के खिलाफ मोर्चा खोल देता है। 1 अगस्त को। उसके बाद में आप देखेंगे 3 अगस्त को जर्मनी फ्रांस के साथ, अब जर्मनी दो जगह मोर्चा खोल रहा है। एक तरफ तो आपके साइबेरिया की तरफ से, दूसरी तरफ आपके फ्रांस। तो अब जर्मनी चारों तरफ बटेगा। 3 अगस्त को जर्मनी, अब 4 अगस्त को ये क्या करता है? बेल्जियम में प्रवेश जब इसकी सेना प्रवेश करती है, तब आप देखेंगे कि ब्रिटेन की घोषणा होती है। ब्रिटेन जर्मनी में जैसे ही बेल्जियम में प्रवेश करता है, इसके बाद ब्रिटेन की घोषणा होती है। ब्रिटेन की घोषणा युद्ध के अंदर समर्पण के रूप से युद्ध में शामिल हो जाता है। कब? 4 अगस्त को। देखिए 28 जुलाई, 1 अगस्त को रूस के खिलाफ, फिर उसके बाद 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ, 4 अगस्त को बेल्जियम के अंदर सेना जाता है, तो ब्रिटेन अपने आप को युद्ध के अंदर शामिल कर देता है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 23 अगस्त को जापान जर्मनी पर आक्रमण कर देता है। जापान किस पे? जर्मनी पे आक्रमण कर देता है। उसके बाद 29 अक्टूबर को तुर्की क्या करता है? 23 अगस्त को तुर्की काला सागर जो रूस के अधीनस्थ था, उसके बंदरगाहों पे बमबारी कर देता है बिना किसी युद्ध की घोषणा के। अब रूस इसका विरोध करता है, और ये घटना थी 23 अगस्त को। 29 अक्टूबर की 3 नवंबर को रूस युद्ध की घोषणा कर देता है। किसके विरुद्ध? आपके प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक। सितंबर 1914 के अंदर जोफ्रा जो सेनापति होता है फ्रांस का, वो मारने के युद्ध के अंदर जर्मनी सेना को आइन नदी के आगे तक धकेल आता है। ठीक है। आइन नदी के आगे तक धकेल देता है। 26 अप्रैल 1915 को लंदन के अंदर एक गुप्त संधि होती है, जिसके तहत इटली, जो आपको दिखाई दे रहा है, इटली धुरी राष्ट्र का सदस्य था, इसको अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं ब्रिटेन और फ्रांस। इसको बोलते हैं कि आपको युद्ध जीतने के बाद आपको ये प्रदेश देंगे, लालच का देके इसको अपनी तरफ शामिल कर लेते हैं। तो अब इस में से गुट में से आपका इटली किस में शामिल हो जाता है? मित्र राष्ट्रों के साथ। ठीक है। लंदन की गुप्त संधि के द्वारा 26 अप्रैल 1915 को ये संधि होती है। ठीक है। 1915 में, अक्टूबर 1915 में धुरी राष्ट्र
दूरी राष्ट्र बुल्गारिया, ये जो बुल्गारिया आपको जिसकी वजह से था, ये बुल्गारिया किन की तरफ से लड़ता है? बिस्मार्क की तरफ से। बिस्मार्क के सॉरी ये आपके दूरी राष्ट्र या केंद्रीय शक्ति की तरफ से इस युद्ध में शामिल हो जाता है। किसके खिलाफ? सर्बिया के खिलाफ, क्योंकि सर्बिया से इसको बार बार दिक्कत थी, तो सर्बिया के खिलाफ ये युद्ध मोर्चा खोल देता है। 1916 के अंदर आपको देखने को मिलेगा सोमम युद्ध। कुछ ही नहीं, सोमम युद्ध ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अस्कीवई जर्मनी के विरुद्ध फ्रांस की सहायता के लिए कई जगह पे युद्ध का मोर्चा खोल देते हैं, जिसको वहाँ के लोग पसंद नहीं करते। इनको इस्तीफ़ा देना पड़ता है, इनकी कटु आलोचना होती है। इसके बाद इस्तीफ़ा, युद्ध के दौरान जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था वो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अस्केवई, जिन्होंने सोमम युद्ध के कारण उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। फिर नए प्रधानमंत्री बनते हैं दिसंबर 1916 के अंदर, उनका नाम होता है लॉयड जॉर्ज अब सत्ता के अंदर स्थापित होते हैं। मई 1916 में जटलैंड क्षेत्र में युद्ध होता है। इस युद्ध में आपके ब्रिटेन के 15 जहाज और जर्मनी के 7 जहाज ख़त्म हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक, उसके बाद 1916 के अंदर ही सेसेक्स की घटना होती है। सेसेक्स की घटना कुछ ही नहीं, ये फ्रांस का एक जहाज़ होता है, वो जा रहा होता है, जर्मनी द्वारा उस पर क्या कर दिया जाता है? हमला कर दिया जाता है, वो डूब जाता है। लेकिन उसमें कई अमेरिकी नागरिक भी होते हैं। अमेरिका इसके बाद घोषणा करता है कि आप किसी प्रकार की पनडुब्बियों का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन ये नहीं मानता। 1917 में ये वापस अमेरिका के व्यापारिक जहाज 5 जहाज़ों को ये क्या कर देता है? मार्च 1917 पर उन पर आक्रमण कर देता है। जब इस पर आक्रमण होता है तो अमेरिका अपनी संप्रभुता पे इसको कुठाराघात मानता है और अप्रैल में अपना जहाज़ उतार देता है लूसीटानिया जहाज़ के साथ। वो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शामिल हो जाता है। कब? 1917 के अंदर, अप्रैल 1917 में। अब कौन कब आया था इसको एक जगह मैंने लिखवा के आपको बता दिया। ठीक है, ये घटनाक्रम था। उसके बाद 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम होता है। जर्मन की पराजित सेना आत्मसमर्पण कर देती है और युद्ध की संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 8 जनवरी 1919 को विल्सन 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जो पेरिस की शांति सम्मेलन के जिस 14 सूत्री कार्यक्रम जो विल्सन के होते हैं वो पेरिस की शांति सम्मेलन के अंदर आपको जो पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद पराजित राष्ट्र जो जीते हुए राष्ट्र थे उनके शासक आपका यूएस का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, फ्रांस का कैलीमेशु, लॉयड जॉर्ज जिसने बीच के अंदर 1916 में जब उसने इस्तीफ़ा दिया, नए प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, और इटली जो इसका सहयोगी बना था गुप्त संधि के द्वारा आरलैंडो इसके क्या बनते हैं? सदस्य। ये निर्धारित करते हैं पेरिस की संधि में। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, प्रभाव मैंने जब पढ़ाया था तब ये सत्ता ख़त्म हो जाती है, आर्थिक मंदी आ जाती है, सामाजिक क्षेत्र में अब आपको दिखेगा किस तरह से विखंडन होता है। पेरिस की शांति सम्मेलन। अब पेरिस की शांति संधि के अंदर आपको देखने को मिलेगा यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच टकरार। जो यूएस के प्रधानमंत्री होते हैं वुडरो विल्सन इसमें घोषणा करते हैं कि पराजित और विजित दोनों राष्ट्रों को हम संप्रभुता का अधिकार देंगे और जो अल्पसंख्यक समुदाय है यूरोप को उनको फ्री रहने का अधिकार मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ये आदर्शवाद के रूप में डिसाइड करता है कौन? आपके वुडरो विल्सन। लेकिन विजेता राष्ट्रों को पराजित राष्ट्रों में न्याय होगा। ठीक है, इनका कह दिए थे। अब सोवियत रूस के जो क्षेत्र जीत लिए जाते हैं उन क्षेत्रों को वापस लौटा दिया जाता है, लेकिन ये आदर्शवादी बात थी। अब अमेरिका तो अपने आदर्शवाद वुडरो विल्सन ने कह दिया, लेकिन यथार्थवाद के अंदर स्थिति किसके पास थी? फ्रांस, जिसके
कैलीमेंसू और ब्रिटेन लॉयड जॉर्ज। अब ये अपने अनुसार सब की सब नीतियाँ तय करेंगे। ठीक है। यथार्थवाद में व्यवहारिक दबाव के कारण 14 सूत्री मांगों को कार्यक्रम इसमें प्रस्तुत कर दिया जाता है, लेकिन इसमें विल्सन के आदर्शवाद को ख़त्म करने का प्रयास कौन करते हैं अपने यथार्थवाद से? आपके फ्रांस के कैलीमेंसू और ब्रिटेन के जॉर्ज लॉयड इसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। व्यवहारिक रूप में ये क्या करते हैं? इसको धराशायी करने का प्रयास करते हैं। व्यवहारिक रूप में जर्मनी का पुनरुत्थान करते हैं, जिस प्रकार वुडरो विल्सन ने कहा था कि मैं जीते हुए और पराजित और विजेता इन दोनों के साथ समान न्याय करूंगा, इसकी ये खंडन करते हैं अपने यथार्थवाद के रूप में। ये जर्मनी का पुनरुत्थान को रोकने का प्रयास करने के लिए उसकी बॉर्डर पे क्या करते हैं? बड़े बड़े राष्ट्रों का निर्माण कर देते हैं। उसके क्षेत्र छीन के दूसरे राष्ट्रों को दे दिया जाता है, जैसे चेकोस्लोवाकिया से सुडालैंड, चेकोस्लोवाकिया को सुडाटेनलैंड दे दिया जाता है। ठीक है। पड़ोस के अंदर ये क्या करते हैं? पड़ोस में इसके नए राष्ट्रों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। नए राष्ट्र जो शक्तिशाली राष्ट्रों का निर्माण कर देते हैं कि जो जर्मनी को दोबारा उसका पुनरुत्थान रोक सकें। ठीक है। इसी प्रकार आप यथार्थवाद में देखेंगे गुप्त संधियाँ फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है। इसके अंदर रूस के साम्यवादी खतरे को रोकने का प्रयास किया जाता है। रूस के साम्यवादी खतरे को रोकने के लिए मध्यवर्ती राज्यों की एक श्रृंखला बनाई जाती है, जिसमें फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, इनको वहाँ पे उसकी बॉर्डर पे स्थापित करने का प्रयास कौन करता है? आपके ब्रिटेन और फ्रांस। ये यथार्थवाद है आदर्शवाद के विपरीत। ठीक है। बहुनस्लीय समुदायों की जो खिचड़ी बना दी जाती है, ये एक इतिहासकार ने कहा जब 1993 में यूगोस्लाविया और आपके चेकोस्लोवाकिया का विखंडन होता है, तो इन्होंने कहा कि जो अध पका चिकन वापस पकने के लिए आता है 1993 के अंदर, ये जो अध पका चिकन जो तैयार कर रहे हैं यहाँ पे कौन? यथार्थवाद के रूप में ब्रिटेन और फ्रांस, वो बाद में 1993 में वापस पकने के लिए आता है विभाजन के रूप में। ठीक है। ये आपको कहानी देखने को मिलती है व्यवहारिक रूप से। शांति संधि एवं वर्साई की संधि का मूल्यांकन। अब शांति संधि के अंदर मैंने बताया यथार्थ रूप के अंदर, आदर्श रूप के अंदर तो आपके वुडरो विल्सन ने घोषणा कर दी, लेकिन जो प्रभाव था यथार्थवाद के रूप में वो किसने अपनी भूमिका निभाई? आपके ब्रिटेन और फ्रांस ने। ठीक है। अब यहाँ पे आपको वर्साई की संधि में वही कि जर्मनी के साथ बहुत भेदभावपूर्ण तरीके से उसके क्षेत्र जो उसके संसाधन थे उनको छीन के दूसरे राष्ट्रों को दे दिया गया। उसके अगल बगल में उसके क्षेत्रों को जीत के फ्रांस को दे दिया। जैसे फ्रांस को लॉरेंस और अल्सास प्रांत जो उसको पहले मिले थे वो दोनों के दोनों उसको दे दिए गए। उसके बाद में उसका फ्रांस का आपको क्या दे दिया गया? फ्रांस के अंदर आपको फ्रांस को ये दे दिया गया। उसके बाद इसका टेंजिन बंदरगाह था जो आपके राष्ट्र संघ के अधीन रख दिया गया। ठीक है। इस प्रकार बस ये बीजारोपण यानी पृष्ठभूमि तैयार कर चुका। ठीक है। राष्ट्र संघ का शांति प्रयास। अब राष्ट्र संघ इसके तहत एक बात होती है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आगे कभी विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए आपके राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। ठीक है। राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। ठीक। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का योगदान आपको मालूम है। जो सब नीतियाँ तैयार हुई है, इन सब नीतियों की वजह से आपके वर्साई की संधि जर्मनी के अंदर नाजीवाद के रूप में, इटली के अंदर फासीवाद के रूप में आपको देखने को मिलेगी, और फिर बाद में यह किसका रूप ले लेगी? आपका द्वितीय विश्व युद्ध का। ठीक। उसके बाद उपनिवेशों के संबंध में दृष्टिकोण और अरब राष्ट्रवाद। अब देखो वुडरो विल्सन के जब 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तो इससे उपनिवेश जो जो यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों के थे, इन लोगों में खुशी की लहर पहुंची। ये सोचे कि हमें अब आज़ादी मिलेगी,
लेकिन वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम में घोषणा से पहले उपनिवेशों के लिए किसी प्रकार की बात नहीं की थी। लेकिन आशा करने के अनुरूप उन्होंने बोला कि ठीक है। उपनिवेशों को उन्होंने मेडट प्रणाली दी। मेडट प्रणाली क्या थी कि उपनिवेश उस पे मेडट के रूप में शासन करेंगे जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाते, और जब वो परिपक्व हो जाएंगे तो उनको उनकी अनुरूप आज़ाद घोषित कर दिया जाएगा। अब ये जो मेडट प्रणाली थी ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका में, एशिया में, इन सब के अंदर आपके ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको बांट दिया जाता है। इनको मेडट प्रणाली के अफ्रीका को ये अपने अधीन रखते हैं। मेडट प्रणाली के तहत ये शासन व्यवस्था संचालित करते हैं। उनको बोलते हैं जब तक कि आपका विकास नहीं हो जाता तब तक आप हमारे अधीनस्थ प्रांत बन के रहेंगे। ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ और देखने को मिलती है। मेडट प्रणाली के तहत 3 प्रकार की श्रेणियां बनाई जाती, ए बी सी। सी श्रेणी के अंदर वो प्रांत रखे जाते हैं जो कभी भी विकसित नहीं होंगे, यानी वो हमेशा ही क्या रहेंगे, इन लोगों के मेंडेट बने रहेंगे। उसके अंदर अफ्रीका को शामिल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद उपनिवेश के अंदर आपको ये देखने को मिला इस ये आपके पेरिस शांति सम्मेलन में। वहीं अरब राष्ट्रवाद में क्या करता है, ब्रिटेन गुप्त संधियाँ करता है। तो अरब से भी ये संधि कर लेता है कि अरबों को बोलता है कि आप हमारे युद्ध में भाग दीजिए, बदले में हम अखिल अरब राष्ट्र बनाएंगे, जिसके अंदर आपके पुत्र जिससे संधि करते हैं वो होता है हुसैन और मैक महान। ये 2 व्यक्ति, मैक महान इससे समझौता करता है ब्रिटेन का। अब इसमें ये हो जाता है, हुसैन को बोलता है कि अखिल अरब राष्ट्र बनेगा। उसके अंदर फिर आपके पुत्र, क्या नाम होता है इसके पुत्र का, फैसल को हम क्या बनाएंगे, इसका राजा बनाएंगे या शासक नियुक्त करेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये जो संधि होती गुप्त, इसको बोलते साइकस पिकॉट समझौता कहा जाता है इसको। ठीक है। ये अरब के साथ करते हैं। अब साइकस पिकॉट जब समझौता हो जाता है इस युद्ध के बाद, तब आप देखते हैं कि युद्ध से पहले जो गुप्त समझौता होता है, इसके बाद अपने जो वादा किया था इन लोगों ने अखिल अरब राष्ट्र बनाएंगे, उससे ये मुकर जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, युद्ध के बाद विभाजन कर दिया जाता है किसका, अरब का। अब लेकिन इसको युद्ध के अंदर ही इनको पता चलता है यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पाद का पता चलते ही ये लोग क्या करते हैं, वापस मध्य पश्चिम के अंदर अरब के अंदर इनका आगमन ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको देखने को मिलेगा फ़िलिस्तीन इजराइल जो विवाद है वो यहाँ से ही आपके उपजा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है। 1916 में बाल्फोर घोषणा, ब्रिटेन के द्वारा बाल्फोर घोषणा की जाती है, जिसमें यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र के निर्माण की बात की जाती है। अब ये यहूदी को इन अरब कंट्री के अंदर बसाने का प्रयास करा जाता है ब्रिटेन के द्वारा, जो बाद में फ़िलिस्तीन इनके पास मैंडेट के रूप में होता है। यहाँ पर ये इन जो आपके यहूदी होते हैं इन लोगों को बसाता है। धीरे धीरे ये विवाद आज 21वीं सदी में इजराइल और फ़िलिस्तीन के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। ये आपके उस काल की बात है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये शांति सम्मेलन में ये वाली कहानी हुई थी। पेट्रोलियम उत्पाद, अरब इजराइल मुद्दा, ये सब के सब आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे संधियाँ होती है युद्ध के बाद में। जर्मनी की संधि, इसको क्रम के रूप में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। जर्मनी से होती है वर्साई की 28 जून 1914, ऑस्ट्रिया से होती है सेंट जर्मन की 10 सितंबर 1919 को। उसके बाद बुल्गारिया से न्यू इली की संधि 27 नवंबर को। उसके बाद हंगरी से ट्रियानो की संधि 4 जून 1920 को। ये क्रम है, इस क्रम से आपको याद होना चाहिए, चाहे सन याद हो, तारीख हो, लेकिन पहले जर्मनी के साथ कौन सी संधि, फिर ऑस्ट्रिया के, फिर बुल्गारिया, फिर हंगरी के साथ ट्रियानो, तुर्की के साथ सर्वे की संधि, और सर्वे की संधि के साथ ही कौन सी संधि हो जाती है, आपके लूसान की संधि। क्या होता है, 10 अगस्त 1920 को होती है सर्वे की संधि, जिसको जो
आपका तुर्की का शासक होता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा, सैनिक अधिकारी होता है, ये इस संधि को मानने के लिए मना कर देता है। ये दबाव बनाता है किस पे, आपके पश्चिमी शक्तियों पर, जो विजेता राष्ट्र हैं इन पे दबाव बना के लुसान संधि करता है, तुर्की का विखंडन रुक जाता है। ठीक है, अब मुस्तफ़ा कमाल पाशा आधुनिकीकरण का प्रणेता माना जाता है। ये अरबी राज्यों के जो नाम, स्थानों के नाम थे उसका पश्चिमीकरण नाम कर देता है। ठीक है, पश्चिमीकरण करता है। उनके नामों के साथ साथ ये क्या करता है, अरबी पद्धति की, अरबी लिपि की जगह रोमन लिपि का यहाँ पे सूत्रपात करता है। कसीबे उद्योगों पे, विकास पे ध्यान देता है और खलीफा के पद को समाप्त कर देता है। जो शुक्रवार के दिन की छुट्टी होती थी उसकी जगह रविवार की छुट्टी कर दी जाती है। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल को अग्रतुर्क क्या बोलते हैं, अतातुर्क, अतातुर्क यानी राष्ट्रपिता की संज्ञा दी जाती है तुर्की के अंदर। ठीक है, उसके बाद वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के लिए विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अलग अलग बात कही है। इतिहासकार ने कहा है यह क्या है, यह आपके अपमानजनक, ये जर्मनी के लिए अपमानजनक वह क्या है, उसके लिए अपमानजनक व आरोपित संधि है। ठीक है, इसी प्रकार आपके मार्शल फोच कहता है 20 वर्षीय युद्ध विराम है। मार्शल फोच क्या बोलता है, 20 वर्षीय युद्ध विराम। लॉर्ड जॉर्ज जो आपका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो बोलता है हाँ ये संधि क्या है, बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है, लेकिन यह न्यायपूर्ण संधि है। किसके लिए, आपके मित्र राष्ट्रों के लिए। ठीक, उसके बाद आपके पहली बार युद्ध में जब ये संधि होती है, वर्साई की संधि 28 जून को, तब युद्ध के रूप में आपके युद्ध मुआवजे की जगह क्षतिपूर्ति का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध मुआवजे की जगह किसका, क्षतिपूर्ति का। ठीक है, जर्मनी से अल्सास और लॉरेंस प्रांत ले लिए जाते हैं और फ्रांस को दे देते हैं। और सार घाटी जो आपके संसाधनों के, खनिज संसाधनों का गढ़ था, वो 15 वर्ष के लिए दोहन के लिए किसको दे दी जाती है, फ्रांस को दे दी जाती है। ठीक, उसी प्रकार डेंजिंग बंदरगाह राष्ट्र संघ को अधीनस्थ रख दिया जाता है। अब मैंने बात की राष्ट्र संघ, प्रथम विश्व युद्ध की देन है राष्ट्र संघ, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। सफल नहीं होने का कारण, इसका सदस्य रूप में अमेरिका ने इसमें सदस्यता ग्रहण नहीं की, क्योंकि सीनेट ने और मुनरो सिद्धांत ने अमेरिका को इसमें सदस्य बनने से रोक दिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने स्थापना करी राष्ट्र संघ की, वुडरो विल्सन इसके अध्यक्ष होते हैं। एक समिति बनाई जाती है, इस समिति के 2 सदस्य लॉर्ड सेसिल और विल फिलीमोर। लॉर्ड सेसिल और फिलीमोर तो किसके होते हैं, ब्रिटेन के, और जनरल स्मार्ट्स होते हैं अफ्रीका के। ये दोनों सदस्य इसकी समिति के मेंबर होते हैं, अफ्रीका और ब्रिटेन, और अध्यक्ष होता है आपका वुडरो विल्सन। ठीक है, इसने 3 फरवरी 1919 के अंदर ये क्या करते हैं, अपनी राष्ट्र संघ की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। 14 फरवरी को शांति सम्मेलन के तहत राष्ट्र संघ के लिए वुडरो विल्सन कहता है कि यह एक जीवित वस्तु पैदा हुई है। राष्ट्र संघ क्या हुई है, एक जीवित वस्तु पैदा हुई है। ठीक है, राष्ट्र संघ के लिए कौन कहता है, वुडरो विल्सन। जनवरी 1919 में राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। 10 जनवरी 1919 के अंदर आपका राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में, इसकी बैठक प्रतिवर्ष कब, सितंबर माह के अंदर। प्रारंभ में इसके सदस्य होते हैं 31। ठीक है, बाद में 1931 तक इसके सदस्य 55 सदस्य बन जाते हैं। अब यहाँ पे पूछते हैं कि कब कौन आता है कौन जाता है। ठीक है, इनका ही पूछा जाता है, क्योंकि ये हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भागी राष्ट्र है। तो जर्मनी 1926 में यहाँ पे आपके इसका सदस्य बनता है, लेकिन 1933 में मंचूरिया पे आक्रमण करके मंचूरिया पे अधिकार करने के साथ ये राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। इसी प्रकार रूस 1933 में इसका जर्मनी के जाने के बाद इसका सदस्य बनता है, लेकिन 1940 में ये भी इसका त्यागपत्र दे देता है। जापान 1933 के अंदर इसका सदस्य बनता है, जो कंटिन्यू रहता है। इटली 1937 के अंदर
इसकी सदस्यता त्यागता है। क्यों? क्योंकि ये एबिसिनिया यानी जो वर्तमान इथोपिया का नाम है, इथोपिया पर अधिकार कर लेता है, जिसकी वजह से इसको त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। अब इसका संगठन, इसके 5 संगठन है जो वर्तमान आपकी यूएनओ में देखने को पड़ता है। महासभा, इसकी साधारण सभा कहते थे, असेंबली। इसके प्रत्येक राष्ट्र समान रूप से मतदान का अधिकार था। प्रत्येक राष्ट्र के 3 सदस्य इसके अंदर क्या जाते थे, प्रतिनिधि के रूप में जाते थे। ठीक है। उसी प्रकार आपकी इसकी सुरक्षा परिषद जो आप में देखने को मिलती है, उसे कौन सी सबसे ताकतवर थी। अब यहाँ पे सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष थे उसे हम महासचिव कहते थे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसके 5 तो सदस्य क्या थे, स्थायी सदस्य, जिसमें इंग्लैंड था, फ्रांस था, इटली था, उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान और आपके जर्मनी। क्योंकि आपका कौन सदस्य सीनेट की वजह से आपका अमेरिका सदस्य नहीं बन पाता, इसलिए 1926 में जर्मनी इसका सदस्य बन जाता है। ठीक है। और 4 अस्थायी सदस्य होते थे। उसके बाद इसका सचिवालय, प्रधान कार्यालय, इसका महासचिव सर ड्यूमॉन्ट, सर पहला महासचिव बनता है सर ड्यूमॉन्ट बनता है। वो आपका ब्रिटिश होता है। ये 1933 तक इसका सदस्य रहता है। ठीक है। अब इसके बाद में आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो वर्तमान में यूएनओ में भी देखने को मिलता है, द हैग में 30 जनवरी 1922 की देन। ठीक। इसके अंदर प्रारंभ में 11 न्यायाधीश, बाद में 15, जिनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का। उसके बाद श्रम संगठन जेनेवा के अंदर, जो वर्तमान के अंदर भी अभी तक अस्तित्व में बना हुआ है। ठीक है। अब इसकी सफलता और असफलता देखने को मिलती है। सफलता के रूप में आप देखते हैं राष्ट्र संघ ने ऑललैंड द्वीप विवाद को सुलझाया, किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ। अल्बानिया सीमा विवाद को 1920 में सुलझाता है। साइलेशिया सीमा विवाद को 1921 में, मेबल सीमा विवाद को 1923 में। यूनान और बुल्गारिया के बीच के अंदर जो संधि, बीच के अंदर कोई विवाद होता, विवाद को सुलझाने का कार्य करता है 1925 में। इसमें इसको सफलता मिलती है। लेकिन बोलते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो संधियाँ थी, उन संधियों ने ऐसी पराकाष्ठा उत्पन्न कर दी, गुप्त संधि के तहत किए गए वादों से मुकर गया ब्रिटेन और फ्रांस। इसकी वजह से इटली मुसोलिनी जो फासिस्टवाद, जिसने इथोपिया पे आक्रमण 1935 में, मंचूरिया पे जापान का आक्रमण 1933 में अधिकार, और यहाँ से सदस्यता छोड़ेंगे, इटली भी छोड़ देगा। हिटलर अब क्या हुआ, तानाशाह के रूप में, नाजीवाद के रूप में आगे बढ़ता है। चेकोस्लोवाकिया, जिसे सुडेटनलैंड दे के इसके बगल में तैयार किया था, पहले इसका बंटवारा कर देता है। ऑस्ट्रिया पे अधिकार कर लिया जाता है। राइनलैंड का सैन्यकरण कर दिया जाता है और पोलैंड पे आक्रमण कर लिया जाता है। ठीक है। नमस्कार।